इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की। क्या शिवराज सिंह की सरकार पर ग्रहण लग गया है? क्या उस एनकाउंटर को जिसको लेकर अब गहन सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये एनकाउंटर उनके गले की फांस बन गया है? इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज की 2-3 बड़े घटनाक्रम। पहली बात, शिवराज सिंह सरकार पर क्यों सवाल खड़े होते हैं। एक तो एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से कैदी भागते हैं, फिर एक साथ ही रहते हैं कई घंटों तक ताकि शायद उनको गोलियां लग सके, क्या ये मुद्दा था? सवाल ये भी उठता है कि ये जो लोग भागे हैं, ये लोग कैसे भागे बाहर। सवाल ये भी उठता है, इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार पहले एक आयोग बनाने की बात करती है, फिर कहती है NIA से जांच कराएंगे, फिर कहती है CID से कराएंगे, फिर कहती है कि हम जांच ही नहीं कराएंगे, और फिर कहती है आज कि उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज उसकी जांच करने वाले हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है शिवराज सिंह की सरकार का, ये क्या दिखा रहा है? इन सब के बीच में मध्य प्रदेश की ये जेल, जिसको सरकार बीते कई सालों से प्रोजेक्ट करती आ रही थी कि इस देश की सबसे मॉडर्न, सबसे आदर्श जेल है ये, उस जेल को ISO जैसा सर्टिफिकेशन भी कराया गया, एक नहीं 3 बार बीते 10 सालों में। उस जेल के मंत्री DG प्रिजन्स, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने अपने मुंह से जाने अनजाने में तमाम खामियां गिनाई कि ये जेल में कतई सुविधाएं नहीं है। यानी ये जो सर्टिफिकेशन था, या तो वो जाली था या झूठा सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस पर भी हम बात करेंगे। और इन सब के बीच में एक नया वीडियो सामने आया जो चर्चा में है, उसको भी हम आप दिखाएंगे और उस पर भी आपकी राय लेंगे। कुल मिलाकर ये तमाम पहलुओं के बीच में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह की सरकार एक एनकाउंटर को फर्जी तौर पे करती है? क्या शिवराज सिंह सरकार अपनी वाहवाही बटोरने के लिए पुलिस को इनाम की घोषणा पहले ही कर दे रही है, या फिर विपक्ष इस पूरे मामले पर सिमी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन के साथ खड़ा होकर कहीं ना कहीं सियासत कर रहा है? सिमी पर सियासत, संकट में शिवराज सरकार, इस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं अगले 1 घंटे में। पहले दिन भर का ये घटनाक्रम हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, सिमी पर सियासत, सवालों में शिवराज। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में हैं, चारों तरफ से घिरवा दो। कैसे जेल से अपराधियों को बार बार हाई सिक्योरिटी जेल से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के नीचे तोड़कर भगाया जा रहा है, भाग रहे हैं अपराधी, इसकी जांच होनी चाहिए। CM शिवराज जी वहाँ उसकी कमान संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश की, वो ताकत से काम करते हैं। एक अनुभवी नेता के रूप में मैं जानता हूं उन्हें, अच्छे हमारे मित्र हैं, लोकसभा में सदस्य भी रहे। उनके राज में ऐसी कोई गलती हुई ऐसा मुझे लगता नहीं है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पर विश्वास जता रही है, लेकिन सिमी मुठभेड़ कांड में एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे वीडियो और ऑडियो शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जहां लगातार इस मुठभेड़ पर शक जता रही हैं, तो आखिरकार NIA न्यायिक जांच से नानुकुर करते हुए शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से सिमी मुठभेड़ कांड की जांच कराने का फैसला कर लिया है। न्यायालय से बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है। अगर आप न्यायालय को भी अनदेखा करोगे और न्यायिक जांच को भी नजरअंदाज करोगे तो किससे जांच कराई जाए? क्या मुशर्रफ शरीफ को बुलाकर जांच कराई जाए? क्या नवाज शरीफ से जांच कराई जाए? या ISI एजेंटों से जांच कराई जाए? सवाल सिर्फ 8 सिमी आतंकियों को गोली मारने पर ही खत्म नहीं होता। आरोप ये लग रहे हैं कि इस जेल के लिए अलॉट किए गए 160 सुरक्षा कर्मियों में से सिर्फ 35 सुरक्षा कर्मी ही जेल की सुरक्षा में लगे हैं। बाकी मुख्यमंत्री, जेल मंत्री से लेकर अफसरों और VIP लोगों की सेवा में जुटे हैं, उनके बंगलों पर तैनात हैं।
पहले का ड्यूटी रजिस्टर निकाला है सेंट्रल जेल का, उसमें किसी भी कर्मचारी की कहीं भी बंगले पर या कहीं ड्यूटी नहीं है, सभी शासकीय कार्य में रत हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के डीजी जेल के और तर्क सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। खुद डीजी साहब अपनी जेल की पोल खोल रहे हैं। शिवराज सरकार इस बात का जोर शोर से प्रचार करती है कि जेल को ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिला है और ये देश की पहली ऐसी जेल है। लेकिन डीजी साहब की माने तो यहाँ मौजूद CCTV तक काम करने के काबिल नहीं, उसके लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं है। आने से ही काम नहीं हो जाता है। CCTV हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वाला चाहिए, हाई रिजोल्यूशन वाला चाहिए और ऐसी जगह हो जहाँ पे कंट्रोलिंग पोजीशन हो, मूवमेंट मालूम पड़ सके। यही नहीं, खुद मध्य प्रदेश के डीजी जेल ये मान रहे हैं कि उनके पास कम्युनिकेशन का सही सिस्टम नहीं है। सुरक्षा कर्मी निहत्थे होते हैं। 100 एकड़ के कैंपस हैं, अगर कहीं एक जगह घटना हो जाती है तो कम्युनिकेट करना मुश्किल है। जो गार्ड है वो निहत्था है, उसके पास डंडा तक नहीं है। बताइए वो अपनी क्या आत्मरक्षा करेगा? रात के 2 बजे अंधेरे में अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पे खूंखार अपराधी बंद है तो उस आदमी की मनस्थिति कैसी होती? वो भी तो इंसान है। MP के डीजी जेल की इस मासूमियत पर कोई भी हैरान हो जाए। जिस जेल में कथित तौर पर 35 खूंखार आतंकवादी बंद हो, उस जेल का ये हाल है। डीजी जेल कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सितंबर में ही ज्वाइन किया है, 1.5 महीने बीमार रहे, बस अभी ही वापस लौटे हैं, सब ठीक कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी जेल से सिमी के 8 आतंकी भाग गए। मुठभेड़ विवादों में आ गया। सवाल यह है कि आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी कब तय करेगी? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या सिमी मुठभेड़ कांड शिवराज सरकार के गले की फांस बन गया है? एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके SMS के और आपके सवालों का मुझे लगातार इंतजार रहता है। हमारा आज का सवाल है कि क्या सिमी मुठभेड़ कांड शिवराज सरकार के गले की फांस बन गया है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें। हैशटैग है आज का HTP के साथ साथ सिमी पर, हैशटैग सिमी पर सियासत, जिस पर आप ट्वीट कर सकते हैं IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज IBN 7 के फेसबुक पेज पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी डिबेट में जो मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें 2 बड़ी पार्टियों के 2 बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, इस वक्त भोपाल से मेरे साथ हैं। पहली बात, विश्वास सारंग साहब है, मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह सरकार के सहकारिता मंत्री हैं। उसी इलाके जहां पर ये जेल है वहां के ये स्थानीय विधायक भी हैं। मुकेश नायक साहब कांग्रेस के प्रवक्ता नेता मध्य प्रदेश से आते हैं, भोपाल से इस वक्त वो भी मेरे साथ लाइव है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खुलकर बोल रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी था। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार इस पर औपचारिक बयान दिया है आज, तो हमने सोचा उनको भी डिबेट में बुलाएं। और परवेज आलम साहब जो कि सिमी के वकील हैं, जो 8 संदिग्ध मारे गए हैं उस दिन एनकाउंटर में, उनमें से कईयों के वकील हैं आलम साहब, जो इस वक्त मेरे साथ भोपाल से आप भी लाइव है। मेरा पहला सवाल विश्वास सारंग साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या चीज सच है, डीजी संजय चौधरी का बयान या ISO 9001-2-3 के मिले सर्टिफिकेशन आपकी जेल को, क्या चीज सच मानी जाए? वहीं से शुरू करूंगा मैं। देखिए सुमित जी, मुझे नहीं मालूम है कि डीजी जेल ने क्या बयान दिया मैं है। सुना मैं देता उनका हूं। प्रवक्ता भी नहीं हूं। मैं सुना देता हूं। नहीं आप सुन लीजिए, उनके मेरे पास उनकी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, आप कहेंगे तो मैं दोबारा सुना देता हूं। सुमित जी मेरे को नहीं, मैं आपने अभी उसके प्रोमो में सुनाया, मैंने सुना। हाँ। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं उनका ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे को आप पूरी बात कर लेने दीजिए प्लीज। और दूसरी बात यह है, इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। यदि आतंकवादी उस जेल को तोड़कर भगे थे, उसमें कहीं कोई गलती थी, किन परिस्थितियों में भगे, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ,
इस सब बातों को लेकर जांच शुरू हो गई है। मैंने आपके इसी शो में 2 दिन पहले भी ये निवेदन किया था कि ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर हम बिना जांच की रिपोर्ट आने के पहले कोई टिप्पणी ना करें। थैंक यू, आपने मुझे जानकारी दी सारंग साहब। आप जांच की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और आपकी सरकार ने घोषणा पहले कर दी, आपकी पुलिस ने, कि हम इन तमाम पुलिस अधिकारियों को इनाम देंगे। अरे अभी तो न्यायिक जांच होगी, उसके बाद पता लगेगा कि एनकाउंटर फर्जी है कि नहीं, और आप लोगों ने उनको पहले ही घोषणा कर दी इनाम देने की कि हम इनको पुरस्कृत करने वाले हैं। नहीं, देखिए सुमित जी, ये एनकाउंटर बिल्कुल सही है। ना सरकार को इसमें अंदेशा है, ना जनता को अंदेशा है, ना हमें अंदेशा है। ये एनकाउंटर बिल्कुल सही एनकाउंटर है। 8 आतंकवादी जो जेल से भागे हैं, वो जेल से मैं एनकाउंटर पर आऊंगा, जस्टिस काजू से आपकी बात कराऊंगा, इसीलिए जज साहब को बुलाया मैंने। इनसे अधिक तो निष्पक्ष कोई नहीं हो सकता मेरी कल बात हुई है इनसे। हाँ, इन्हीं से बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन सारंग साहब मैं 2 चीजें आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ। मुझे ये गुलाब मिला के जलेबी मत बनाइए। आपकी जेल को ISO के सर्टिफिकेशन मिले कि नहीं मिले, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल मिले। कितनी बार मिले? अब ये जानकारी मेरे पास 3 बार मिले। आपके पास ज्यादा 2004, 2007 और लेटेस्ट 2015 में रिन्यू हुआ। ठीक है, मैं आपकी सरकारी आंकड़ों से बता रहा हूँ। ये तस्वीर में जो पिक्चर लगी हुई है, जेल के नीचे लिखा हुआ है ISO 9001, 2000, बाकायदा आप लोग उसको प्रचार प्रसार करते हैं। मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, मुझे पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार 50 बार कहती है हमारे यहाँ देश की सबसे आदर्श जेल है, फिर उसमें CCTV कैमरे नहीं है, उसके अंदर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर गार्ड अकेला है, वो डरता है क्योंकि खूंखार कैदी उसके आसपास घूम रहे हैं। अरे DG प्रिजन साहब तो 6 सितंबर से कार्यभार संभाला है और छुट्टी पे चल रहे हैं 1.5-2 महीने से, उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। या तो DG प्रिजन संजय चौधरी गलत बोल रहे हैं, या शिवराज सिंह की ये जो सर्टिफिकेशन आया है ये आपने फर्जी तौर पर लिया है। एक बात मान लीजिए, आज देखिए सुमित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज आपने पूरे दिन चलाया कुछ CCTV कैमरे का फुटेज। एक तरफ अपन बात कर रहे हैं कि CCTV कैमरे पूरी तरह बंद थे, दूसरी तरफ आप ही का चैनल चला रहा है 1 महीने पुराना फुटेज है, ये चला रहे हैं, अभी चला रहा हूं, 1 महीने पुराना फुटेज नहीं देखिए, 1 महीने पुराना। मेरा सुमित जी फिर निवेदन है सुमित जी, बहुत हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। देखिए प्राइमा फेस हमें जहां लगा, हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से दोषी जो हमें प्राइमा फेस अधिकारी मिले उनको हमने वहां से हटाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, यदि कोई और अधिकारी को इससे ज्यादा सजा देनी होगी आपने कितने पैसों में खरीदा? मैं सीधा पूछता हूं आपसे, 3 बार। नो सर्टिफिकेशन कहां से आ गया आपके पास? या संजय चौधरी गलत बोल रहे हैं? जी मेरा एक नहीं, मान लीजिए, देखिए ये आप, मेरा कहना है यदि हम इतना इजी बोलेंगे कि हमने सर्टिफिकेशन कितने पैसे में खरीदा, तो ये आप हम पर इल्जाम नहीं लगा रहे, सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। और यदि आप पूछना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको, नहीं सुमित जी, मुझे लगता है कि उस एजेंसी से आपको पूछना पड़ेगा कि आपने उन्होंने कितने। संजय चौधरी से आप नहीं पूछेंगे, आप सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप संजय चौधरी को अभी भी बचाएंगे जी? वो कहते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में CCTV का हाई रिजोल्यूशन कैमरे चाहिए हमको, हमारा 100 एकड़ का कैंपस है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। ये DG प्रिजन बोल रहे हैं भोपाल जेल के बारे में, आदर्श जेल के बारे में। देखिए सुमित जी, मेरी आप बात पूरी यदि होने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पहले ही कहा कि मैं DG जेल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं केवल यही बात आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। सारंग साहब, ऑल इन प्रीव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इल्म ही नहीं है कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। देखिए और आपके DG प्रिजन रंगे हाथों पकड़े गए। यदि हम उनको बचाने की कोशिश करते, अगर आप उनको डिफेंड करेंगे तो आप गलत आदमी के साथ खड़े हुए हैं। आप कहिए संजय चौधरी ने गलत बयानी की, या वो कहिए कि सर्टिफिकेशन गलत मिला। मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा डिस्कशन किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, ये घटना पर डिस्कशन है। ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से दुनिया भर में दिखाया, जांच हो रही है जिसको आपने दुनिया भर में दिखाया। आपने प्रचार प्रसार किया।
अब आप उस बात को तो नहीं बोल रहे कि संजय चौधरी जी ने बोला कि जो आज लिस्ट छपी है प्रहरियों की वो गलत है, उस वो पर भी तो आप आऊंगा कुछ मैं। नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं मेरा आपके आपसे कान निवेदन- को चीजें मेरा जो आपसे सूट करती निवेदन हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं वो हर चीज बोलूंगा जो आपको नहीं। परेशान करेगी। सारंग साहब, मैंने आपकी प्यार करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया है, मुझे आपकी जवाबदेही है, हमने आपको चुन के सुमित बिठाया जी- है। आपको सवाल के जवाब देने तो दीजिए, सुमित नहीं जी- देने हैं तो मुस्कुराते रहिए बैठ के। भोपाल की जनता, मध्य प्रदेश की नहीं, जनता सुमित जानना जी- चाहती है सुमित जी, सर्टिफिकेशन असली है, जनता बहुत सर्टिफिकेशन खुश असली है। है। संजय चौधरी मैं सही आपको बोल रहे हैं। बताना चाहता हूं सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत बहुत खुश है। जो मध्य प्रदेश की बहुत पुलिस खुश ने है कारण कि जेल में से 8 जो खूंखार आतंकवादी भाग अच्छा जाते हैं। काम किया है। 8 आतंकवादियों को मार गिराया। मुझे लगता है कि हम डिस्कशन को गलत राह पे ले जाते हैं सुमित जी। अरे वाह, मैं आपको क्योंकि ये तमाम चीजें आपको सूट नहीं कर रही है सारंग साहब, मंत्री होने के नाते नहीं, तो आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सूट कर रही है, नहीं सूट कर रही है। आप, नहीं, आपके पास नहीं, कोई नहीं, जवाब सुमित नहीं है। जी, आप और आपकी सुमित सरकार जी, इस लाइव डिबेट में पकड़ी नहीं, गई है आप कि आप या तो आप गलत बोल रहे हैं या चौधरी साहब गलत बोल रहे हैं या ये सर्टिफिकेशन गलत है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। जी ये मान लीजिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये मान लीजिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये मान लीजिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपके कह देने से वर्डिक्ट थोड़ी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब चीजें जांच के दायरे में है कि क्यों वहां पर प्रहरी थे या नहीं थे, वहां का सीसीटीवी कैमरा चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये जांच का विषय है। देर तक मुझसे सवाल जवाब ये दे दिए, जांच का विषय है। मुझको पलट के सिमी का प्रवक्ता नहीं कहा, यही मेरे लिए गनीमत है। सुमित जी वरना आप मुझ पे दाग लगा देंगे, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप सिमी के प्रवक्ता हैं क्या? आप तो कर ही सकते थे काम, लेकिन आपने अब तक नहीं लगाया तो गनीमत है उस बात के लिए। नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथ मुकेश नायक भी है, मार्कंडे काजू भी है, विनोद बंसल भी है, परवेज आलम साहब भी है। सब बोल रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ। ये सब जांच के दायरे में है, ये सब जांच के दायरे में नहीं है। सीसीटीवी चल रहा था या नहीं अरे चल रहा था। चलिए आप जांच की बात कर रहे हैं सारंग साहब। सारंग साहब, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। सारंग साहब, अगर मैं गलत हूँ मुझे टोक दीजिएगा। डे 1 में कहा एनआईए की जांच, डे 2 में कहा सीआईडी की जांच, फिर कहा कि कोई जांच नहीं कराएंगे हम, फिर आज आप जांच कराने लगे। क्यों जांच करा रहे हैं जस्टिस से? बताइए, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों है? नहीं, आप एक बात, ये कहीं पे कहीं गलती नहीं है। हम न्यायिक जांच करा रहे हैं। न्यायिक जांच से ज्यादा प्रामाणिक कुछ होता नहीं है। हमने कहीं मना नहीं किया। किसने मना किया? आप ही ने मना किया। किसी ने मना नहीं आपने किया। मना किया उसी दिन मेरे डिबेट पहले में। दिन नहीं, आपने कहा कि कोई जांच की जरूरत नहीं। मैंने मना किया। कोई जांच की अरे जरूरत नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। मैंने जांच के विषय में मेरी और आपकी कोई बात नहीं हुई है। मैं प्रवक्ता, मैं क्यों बोलूंगा ये बात? लेकिन उस दिन की खबर है, उसी दिन की खबर है। सरकार खबर होगी ना, आप बोल रहे हैं कि मैंने बोला नहीं, आपने बोल रहा है कि मैंने बोला। मेरे मतलब आपकी सरकार ने बोला। जांच की कोई बात नहीं हुई। सारंग साहब, आपकी सरकार ने बोला हम जांच नहीं कराएंगे। अगर मैं गलत सरकार बोल रहा ने हूं तो मुझे बोल दीजिए ना। सरकार ने कहीं नहीं बोला। नहीं, सरकार ने कभी नहीं बोला कि जांच नहीं कराएंगे। यही तो है, सरकार ने जांच की बात कही और जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है। जस्टिस नहीं, कोई नहीं मुकर रहा है। जस्टिस काट नहीं, क्या ये एनकाउंटर जेन्युइन लगा आपको, जैसे कि बार बार कह रहे हैं मंत्री जी? मैं अभी उसका जवाब देता हूं। पहले मैं न्यायिक जांच की बात कर रहा हूं। देखिए, कई प्रकार के जज होते हैं। एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सब जानते थे, कांग्रेसी जज, बल्कि रिटायर होने पे तुरंत कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हो गए। सिख राइट्स में उनको अपॉइंट किया गया न्यायिक जांच के लिए, और वो पहले से तय था कि वो क्लीन चिट कांग्रेस को दे देंगे। तो ये ना कहिए न्यायिक जांच, कौन है वो जज? क्या आपका यहाँ जजेस भी, मैं तो जानता हूँ, आप न्याय क्षेत्र में नहीं रहे, मैं 40 साल रहा हूँ यहाँ। इन्हें कहिए न्यायिक जांच, कौन वो है जज? कांग्रेसी जज है कि बीजेपी जज है? मैं जानता हूँ कुछ मिले। रंगनाथ मिश्रा कांग्रेसी जज थे, वो पहले से तय था। तो आपने अपना पिट्ठू को चुन लिया होगा, उसको बैठा दिया ताकि आपको क्लीन चिट मिल जाए। तो ये ना कहिए न्यायिक जांच, इस पे मुझे कोई भरोसा नहीं। जहां तक आप सवाल पूछते हैं, देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। पहले तो ये बार बार सारंग जी कह रहे हैं आतंकवादी आतंकवादी। देखिए, वो अंडर ट्रायल्स थे, कॉन्विक्ट्स नहीं थे। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में अक्सर होता है कि लोग झूठे फंसाए जाते हैं। एक निसार था, 23 साल जेल में रहा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्दोष पाया। एक आमिर था, 14 साल जेल रहा, फिर हाई कोर्ट ने उसको निर्दोष पाया। ये देखिए, मैं लाया हूं, 17 सिमी के मेंबर्स एक्विट हो गए। तो अभी ये तय नहीं हुआ है कि हो सकता है झूठा फंसाया हो सकता है असल में आतंकवादी हो सकता है नहीं आतंकवादी। ये तो अभी अदालत को तय करना था। मैं पहले से ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया आतंकवादी, ये हद हो गई। दूसरी चीज, जहां तक ये जो वाकया है, इस पे मुझे कोई शक नहीं है ये फेक एनकाउंटर है, यानी बिल्कुल शक नहीं है। कई चीज देखिए,
पहले तो इंस्पेक्टर जनरल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मिस्टर संजीव शामी ने कहा कि ये लोग निहत्थे थे और पुलिस वालों को कोई चोट नहीं आई। होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने कहा कि इनके पास चम्मच थे और प्लेट थे। हाँ, बाद में तो बढ़ा चढ़ा दिया होगा। जो वीडियोज आए कि पहाड़ी पे 5 लोग खड़े हैं हाथ ऊपर किए हुए और एक पुलिस वाला कह रहा है कंट्रोल, ये बात करना चाहते हैं, घेर लो। और उसके बाद एक और वीडियो आया कि ये बॉडीज पड़ी हैं और कई हो सकता है जिंदा रहे हो, और पुलिस उस पर बंदूक पंपिंग बुलेट आफ्टर बुलेट किए। अच्छा, सारे बुलेट छाती पे अगर एनकाउंटर होता, कुछ पैर पे बुलेट लगते, कुछ हाथ पे, सारे छाती और एब्डोमेन पे लग रहे हैं। बिल्कुल। और जो आप लोगों का जो ये ऑडियो टेप आया, ये मैंने इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता। अब आप कहें नहीं, हम कहेंगे 2 मिला के 5, आप जो कहिए हम तो कहेंगे 2, तो भैया कहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और इस पे मेरा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि फेक एनकाउंटर में एक ही सजा है पुलिस पर कि सजाए मौत क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। तो अब जांच इस पे नहीं होनी चाहिए कि ये फेक एनकाउंटर था कि नहीं था, जांच बस इस पे होनी चाहिए किसने आदेश दिया था ये फेक एनकाउंटर करने का और कौन कौन लोगों ने किया, और ये सब लोग चार्जशीट होने चाहिए। और अगर अदालत में दोषी पाए गए, इनको फांसी की सजा लगनी चाहिए। साहब जवाब दीजिए। ये सबसे बुरा कर्म है। जस्टिस काटजू ने साफ कहा उनके हिसाब से। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस नायक साहब मैं आता हूं माफी के साथ, नायक साहब मैं आऊंगा। सबसे पहले तो मैं उस शहीद पुलिसकर्मी की शहादत के लिए मैं उसको नमन करता हूं। दूसरी बात यह कि आतंकवादियों को आतंकवादी कहना या अपराधी को अपराधी कहना, ये आजकल कुछ सेकुलरवादी लोगों के लिए बड़ा पीड़ादायक विषय बन गया है। जहाँ तक जस्टिस काटजू का सवाल है, इन्होंने स्वयं कहा कि भाई कई प्रकार के जज होते हैं, है ना जी। रंगनाथ मिश्र का जिक्र किया और पब्लिक जानती है कि जस्टिस काटजू का भी कैरेक्टर कैसा है। मैं उस बारे में मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आज तक इन्होंने किस तरह के बयान दिए और किस तरह के निर्णय दिए। इन्होंने खुद भी कहा कि मैंने जो निर्णय दिए उस तरह के थे। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अब ये यहाँ पर बैठ करके टीवी चैनल पर बैठ करके कह रहे हैं कि नहीं, इट इज फेक एनकाउंटर। और अभी 1 मिनट में इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का मैं जज रहा। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आदर करते हैं, पूरी न्याय व्यवस्था का हम आदर करते हैं, लेकिन स्वयं न्यायाधीश अगर ये कहेगा कि भाई न्यायाधीश ऐसे होते हैं, न्याय व्यवस्था ऐसी है, हमारा न्यायालय ऐसा है, तो आखिरकार देश किस पर भरोसा करेगा? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। सुमित जी इस बात को भी चिंता करनी पड़ेगी कि आखिरकार क्या मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर, और ये जज साहब अपने आप को सुनिए मेरी बात को, जो जज कर रहे हैं क्या मीडिया रिपोर्ट्स के बेस पर जजमेंट दे सकते हैं? ये जजमेंट दे सकते हैं क्या कि नहीं था? डिबेट इस बात पर है एनकाउंटर फर्जी था कि नहीं था। डिबेट इस बात पर है कि शिवराज सिंह सरकार की सरकार क्या बार-बार झूठ बोल रही है, बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। नहीं, आप मुद्दे पर आइए ना। नहीं, मैं मुद्दे पे बात करूं। मैं जस्टिस काटजू ने कुछ चीजें बताई, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। देखिए हाथ खड़े करके खड़े थे टीवी चैनल के स्टूडियो में हाथ खड़े करके खड़े थे, नहीं कर सकता कोई भी कि 8 के 8 आदमी भागने के बाद लगातार 8 साथ घूमते रहेंगे। 8 कैदी भागते हैं और भागने के बाद 8 घंटे तक साथ ही घूमते रहेंगे। मुझे आओ मार दो। सुमित जी, लेकिन कपड़े कहाँ गए? कपड़े कैसे आ गए नए वाले? जेल की वर्दी कहाँ है? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी को यह भी नहीं कहने दूंगा कि मेरी न्याय व्यवस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। और स्वयं न्यायाधीश होकर के आप स्वयं जो जाकर के और न्याय व्यवस्था के प्रति इसीलिए सम्मान व्यक्त करते हैं। विनोद जी घोर आपत्ति है। विनोद जी, आपकी आपत्ति हो सकती है। आप भी सुमित जी सुन लीजिए मेरी बात को। मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं कि कम से कम मीडिया चैनल के, ये टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ करके कम से कम जज को तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार कौन सी चीज फर्जी है, कौन सी सही है, ये डिसीजन लेना न्यायालय का काम है। न्यायालय जो है ना, सुन करके देख करके आंखें खोल कर निर्णय लेता है, पट्टी बांध के नहीं, जैसे जज साहब आप यहां कर रहे हैं निर्णय। ये निर्णय का कोई तरीका नहीं है। मैं इनकी बातों से कभी कोई सहमति या असहमति का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जो मूल मुद्दा है सुमित जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप एक आतंकवादी संगठन को सवाल जो 2002 से इतने लंबे समय से सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम बातें कह के विनोद बंसल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2002 से जो संगठन आप ये कह रहे हैं, विनोद बंसल जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, विश्वास सारंग जो बीजेपी के विधायक हैं, वो जो बात कहें वो सच है, बिल्कुल न्याय है, और एक पूर्व न्यायाधीश जो बात कहे वो गलत है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर मानसिकता से ग्रसित है। मैंने ये बात नहीं कही। आप यही कह रहे हैं। सुमित जी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को और किसी राजनेता को या किसी सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो संगठन 2002 से प्रतिबंधित है, जिस संगठन ने कई सारे हमले करवाए देश के ऊपर,
हजारों लोगों की जान ली। आखिरकार उसी के और उनके 17 लोग छूटे ना आतंकवादियों से आज भी दिखाया। संबंध है। 17 लोग ऐसे छूटे संगठन दिखाया ना आपको। ऐसे संगठन नहीं, 17 लोग छूटे ना उसी प्रतिबंधित संगठन क्या के। है? ऐसे 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 भाई जजों की ऐसी कमी थोड़ी है, जब इन्होंने खुद कहा भाई, जब ये खुद कह रहे हैं इस बात को, इसी जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं न्याय व्यवस्था पर, उसी न्याय व्यवस्था ने इसी प्रतिबंधित संगठन के 17 लोगों को छोड़ा। जब ये भी जानते हैं। नहीं, मुझे बताइए कि मैं छोड़ने वाला भैया, मुझे बताइए सुमित जी, जब जस्टिस कारजू यहाँ टीवी के स्टूडियो में बैठ करके एक निर्णय दे सकते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मैं आज निर्णय देता हूं कि ये फर्जी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? ठीक है, मुकेश नायक, इसका मतलब ये है कि सारे जजों को यहाँ स्टूडियो में बैठा करके निर्णय दे देना चाहिए, बात खत्म। व्हाई डू यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात मान ले, आप ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात मान ले। नहीं, मैं तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने साबित कर दिया कि आतंकवादी थे। अरे वो अंडर ट्रायल थे भाई, आतंकवादी को आतंकवादी कहने का वो साहस अंडर ट्रायल थे, साबित नहीं हुआ है। आखिरकार इनको ये अधिकार अच्छा सुनिए, आपको लगता है वो आतंकवादी थे, आपको लगता है वो आतंकवादी थे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने छोड़ा क्यों था? मध्य प्रदेश सरकार ने छोड़ा क्यों था उनमें से 3 आदमी को? मैं कहता हूँ क्यों छोड़ा था? विश्वास अलग से पूछिए ना सुमित जी। लेकिन आप टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ करके आप ये नहीं कह सकते, आप टीवी चैनल के स्टूडियो में कुछ भी बोल देंगे, हम टीवी चैनल के स्टूडियो में बात नहीं कर सकते। वन वे डिक्टेशन नहीं दे सकते, आतंकवादी नहीं थे वो। आप ये कैसे कह सकते हो आतंकवादी नहीं थे? भाई तो अभी साबित क्या हुआ? और मैं कहता हूं अभी साबित क्या हुआ? अरे भाई जब एक साबित कर दीजिए ना। एक मेरे पुलिसकर्मी को शहीद कर दिया, किसने कर दिया? अच्छे आदमी थे, मुझे बताइए। किसने देखा? किसने मारा? किसने देखा? बंसल साहब ने देखा? आपके पास फुटेज है? नहीं, आपको लगा? मैं तो मांग रहा हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो जिस दिन से घटना घटी उस दिन मध्य प्रदेश सरकार से सीसीटीवी फुटेज मांग रहा हूँ कि दिखा दो कि उस पुलिस वाले का गला किसने रहता और कैसे रहता। सीसीटीवी क्यों नहीं काम कर रहा था? क्यों मुकदमा शिवराज सिंह सरकार पर है? उनके गृह मंत्री पर नहीं चलना चाहिए? क्यों ये लापरवाही हुई? विश्वास अलग के सामने से बैठा हुआ है। सुमित जी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। नहीं तो बोलिए ना, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी है, बोलिए ना आप। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार की जहाँ फेल्योर है, जहाँ सरकार की बोलिए फेल्योर है, भागा कैसे आदमी? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर 8 खूंखार आतंकवादी थे तो जेल में क्यों रखा होता? गोली मार देते, फांसी में लटका देते आप। देखिए, मैं कह रहा हूँ स्पष्ट तौर पर जहां भी व्यवस्था में फेल्योर था उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जांच होने से पहले, जांच न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले जस्टिस कारजू उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। इसका क्या मतलब है? आखिरकार देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे न्याय व्यवस्था पर? क्यों कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है? मुकेश नायक, सारंग साहब एक मिनट, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, बाकी तो वैसे भी मुकेश नायक। नहीं, आपने टाइम नहीं दिया, आपने मुझे नहीं सारंग बोलने साहब, दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुकेश नायक ऑन द स्क्रीन, मुकेश नायक ऑन द स्क्रीन। हमेशा से सिमी के दफ्तर में आप लोग बोलते हैं 1 घंटे तक, कोई और पार्टी का आदमी नहीं बोल सकता है। हमेशा से मुकेश नायक, सिमी क्या घुटने टेके हैं, आखिरकार इन पे क्या कहोगे? खैर, मुकेश नायक। सुमित अवस्थी जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब ये इतने खतरनाक आतंकवादी थे तो 26 जनवरी 2011 को इनको शाजापुर जेल से क्यों छोड़ दिया गया, फिर इन्हें पकड़ लिया गया? इनको ये पूछो, ये बार बार कह रहे हैं कि जांच चल रही है। पहले भागे थे, फिर पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया था। 2 घटनाएं। नहीं, छोड़ा किसने छोड़ा? क्या सरकार ने छोड़ा? सरकार ने छोड़ा। नहीं, अरे छोड़ा सरकार ने। सुमित जी, बिना न्यायालय की अनुमति के क्या कोई कैदी छोड़ा जा सकता है? मुझे सिफारिश किसने की? आज तक हुआ क्या? सिफारिश किसने की? नहीं, सरकार ने सिफारिश नहीं। पूछिए सारंग साहब से, बैठे हुए हैं। देखिए मत सुमित जी, मुकेश नायक और सारंग साहब, मुकेश नायक और सारंग साहब और परवेज आलम। मुकेश नायक पहले आप बोलिए। मुकेश नायक आप बोलिए, सारंग साहब आप काउंटर दीजिएगा। मुकेश नायक। बंसल साहब, थोड़ा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने 26 जनवरी 2011 को आम माफी देते हुए इन्हें क्यों छोड़ा था? और ये बार बार जांच की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दें, पूरा देश सुन रहा है कि खंडवा जेल से जब भागे थे उसकी जांच के निष्कर्ष ये टेलीविजन पर पूरी देश की जनता को बता दें कि किन परिस्थितियों में वे भागे थे। तीसरी बात मुझे ये बता दें कि भोपाल जेल जहां पर है वहां माननीय सारंग साहब का विधानसभा क्षेत्र है। उसी जेल के एक जेल सुपरिटेंडेंट सोम कुंवर साहब उसी जेल में बंद हैं। क्यों बंद हैं? उसी जेल के जेल सुपरिटेंडेंट और डीआईजी रहे गांधी साहब उसी जेल में आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण क्यों बंद रहे? तीसरी बात मुझे बता दें, 4 दिन में 4 एजेंसी से इंक्वायरी के इन्होंने ऑर्डर किए। पहले कहा कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस नंदन दुबे इंक्वायरी करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि एनआईए जांच करेगी, फिर उन्होंने कहा सीआईडी जांच करेगी। अब इन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। 4 दिन में 4 एजेंसी बदली इन्होंने जांच के लिए। तीसरी बात मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो एक सैनिक शहीद हुआ है, जो प्रहरी शहीद हुआ है भोपाल जेल में, वो किसकी लापरवाही से शहीद हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है? कौन जेल में मिला हुआ था जिसके कारण वो प्रहरी षड्यंत्र का शिकार हुआ? मैं ये कहता हूं
कि उस प्रहरी की हत्या का आरोप सरकार और षड्यंत्रकारियों पर 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सही बात तो यह है। और अंतिम बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह ISO जेल है। सारंग साहब जवाब दीजिए। उस दिन के सीसी सुमित जी परवेज भाई, मैं आता आप हूं। पूरी बात कर लेने दीजिएगा प्लीज। पूरी नहीं, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए मुझे और भी कुछ चीजें दिखानी है। काटजू जी नहीं, मेरा ये कहना है काटजू जी को आपने पूरा समय दिया, मुकेश आपको भी नाइक दिया, जी को आपको पूरा 10 मिनट का समय दिया। सारंग साहब, ये शिकायत आपकी नहीं हो सकती। आपके पास जवाब नहीं था, अलग बात है। एक सेकंड, मैंने आपको कान को सुहाने वाली बातें नहीं की तो अलग बात है। नहीं, अरे देखिए, फर्जी एनकाउंटर होता काटजू जी तो ये हम जंगल में जाके करते, गांव में नहीं करते, जहां फुटेज भी बन गए, जहां वीडियो भी बन गया, जहां सैकड़ों गांव वाले खड़े थे, जहां सरपंच खड़ा था। यदि ये फर्जी एनकाउंटर करना होता तो उसके 2 किलोमीटर आगे जाकर घना जंगल था, वहां हो जाता। और काटजू जी इतने आसानी से बोल देते हैं कि पुलिस अधिकारियों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है। और ये न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, हमारी पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। काटजू जी का फैसला है, आपको नहीं मालूम? आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि फांसी होनी चाहिए, आपको नहीं मालूम? जब आपको मालूम नहीं तो ना बोले। अरे आप पढ़िए ज्यादा मुझे मालूम है भाई। प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता, ये फैसला पढ़िए फिर बात करिए। मेरा आपको मालूम नहीं तो मत बोलिए। मेरा ये कहना, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मेरा ये कहना है काटजू जी, एक तरफ तो आप फर्जी मुठभेड़ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं आतंकवादी नहीं है। अरे जब आप ये बोल रहे हैं कि ये अंडर ट्रायल थे, वो आतंकवादी नहीं थे, जब तक जज का फैसला नहीं आएगा, जब तक हम उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, तो जब तक जांच का फैसला नहीं आएगा, आप इसको फर्जी मुठभेड़ कैसे कह रहे हैं? आप बायस्ड होकर बात कर रहे हैं। ये प्राइमा फेस ही है, प्राइमा फेस चार्जशीट लायक केस है। प्राइमा फेस क्या? अरे आतंकवादी जो 8-8 लोगों को मार देता है, जो जेल को 2-2 बार तोड़ देता है, जो जाकर मणिपुरम के बैंक में चोरी करता है, डकैती करता है, 4-4 बार डकैती करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, न्यायाधीश पर, जज पर थूकता है, वो आपको आतंकवादी नहीं दिखता। और आप कह रहे हैं जिनने कर्तव्य निष्ठता का पालन किया उन पुलिस वालों को फांसी दे दो। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कैसे न्यायाधीश है? क्या आप इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे? मेरा स्पष्ट आरोप है। आप कह दीजिए कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं मानती। नारे लगाने वाला आपको कह दीजिए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम बीजेपी वाले नहीं मानते हैं, आतंकवादी नहीं, संविधान को आप देश को तोड़ने की बात करते हैं। नहीं आप बोलिए। मैं को एक वीडियो दिखाना मैं दिखाता हूँ। सारंग साहब एक मिनट, सारंग साहब एक मिनट, सारंग साहब एक मिनट, बताइए कि आप किस तरह के जज हैं? सारंग साहब एक मिनट, सब्र करिए। जज हैं क्या? परवेज आलम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को दिखाने के बाद, ये वीडियो देखना इस वक्त देश की जनता को बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें 18 मई 2014 की हैं। इस दिन भोपाल के सेंट्रल जेल से 17 सिमी आतंकियों को पेशी के लिए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा था। इसी में वो 2 सिमी के आतंकी मोहम्मद अकील खिलजी और अमजद खान भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ ने अभी 4 दिन पहले मार गिराया। इसमें वो जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बातें बोल रहे हैं, तालिबान की तारीफदारी कर रहे हैं, ये वही सिमी के लोग हैं जिस वजह से बीजेपी और बीजेपी के समर्थित संगठन इनको आतंकवादी बार बार कह रही है। ये वीडियो करीब 2 साल पहले का है। 18 मई 2014 बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, नरेंद्र मोदी को शपथ लेनी थी और पेशी के वक्त जाते वक्त इन लोगों ने, सुनिए इन ऑडियो को मैं अब करता हूं। ये वीडियो 18 मई का है 2014 का, करीब 2.5 साल पुराना। और इसी वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं सिमी के, इनमें से 2 को मैं नाम दोहराता हूं, मोहम्मद अकील खिलजी और अमजद खान। इनको मुठभेड़ में अभी 4 दिन पहले भोपाल की पुलिस ने मार गिराया है। इसके नाम की तस्दीक भोपाल पुलिस के सूत्रों ने हमको कर दी है। अब मैं जानना चाहूंगा, नहीं मैं काजी साहब बोलिए। मैं परवेज आलम, संविधान की धारा 21 है जो कहती है नो वन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि किसी को मौत की सजा देनी है तो ये नहीं कि ले जाके कहीं गोली मार दो, उसको मुकदमा उस पर चलना है और
अगर जज डेथ सेंटेंस दे तभी उसको फांसी उसकी जान ली जा सकती है। ये नहीं कि आप ले जाके कि आतंकी है मारो मारो मारो। जज साहब ऐसा व्यक्ति जो तालिबान जिंदाबाद के नारे लगा रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति उसको गोली मार देंगे आप? तो ऐसा व्यक्ति को आप आतंकवादी नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, देखिए आतंकवादी आप अगर आप कहते हैं तो उस पे मुकदमा चलाओ, उस पे कोर्ट में अदालत तय करेगी आतंकवादी है कि नहीं। आप हम नहीं तय करेंगे। नहीं, अभी तो अंडर ट्रायल है ना, फैसला तो नहीं हुआ है। आपने तो फैसला कर दिया अभी। ये तो बोलने नहीं देंगे ना। स्टूडियो में फैसला अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए ये कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं जब बोल रहा हूँ ये उचित नहीं है आपका। एक दूसरे के ऊपर ना बोले, एक दूसरे के ऊपर ना बोले, एक एक करके बोले। कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। जस्टिस काटजू की बात करके आप जवाब दीजिए। बंसल साहब आप जवाब दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। नहीं, काटजू साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए बड़ी विनम्रतापूर्वक, बहुत सीनियर जज रहे हैं ये, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज की एक बड़ी वैल्यू है विश्व के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार कि जब इतना सब कुछ फुटेज आपने देख लिया, इतने सारे कर्तव्य उनके देख लिए, इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके सामने हैं, और इतने सालों से वो मुकदमा चल रहा है, और इतनी बार जेल, सुनिए, इतनी बार जेल फांस चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काटजू साहब उसको अभी भी राष्ट्रभक्तों की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है? परवेज आलम जवाब दीजिए, इस तरह से करते हैं। ये लोग जो तालिबान के समर्थन में नारे लगा रहे थे, भोपाल पुलिस ने कंफर्म किया है कि 2 शख्स वही थे जो एनकाउंटर में मारे गए। इसीलिए विश्वास सारंग और विनोद बंसल यहां बैठ के कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी थे, क्योंकि ये इस तरह की सोच रखते थे। जवाब दीजिए परवेज आलम। सिर्फ सोच नहीं है, उनके काम थे ऐसे किए हैं उन्होंने, तभी तो है। पहले मैं बंसल साहब की बात का एक जवाब दे दूं। अभी डिबेट में बंसल साहब ने एक बात बोली है। सुमित जी बोलिए सुमित जी। हाँ, अभी बंसल साहब ने जो बोला कि आतंकवादी बोलना में क्या आपत्ति है, आतंकवादी बोलेंगे, हम तो आतंकवादी थे तो आतंकवादी बोलेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह पे कितने केस चले? साध्वी प्रज्ञा सिंह को किसी प्रिंट मीडिया ने, किसी भी नेता ने कभी आतंकवादी बोला? नहीं, केस चलेगा मतलब क्या हुआ? एनआईए की रिपोर्ट आ चुकी है, और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, और साफ साफ जज ने कहा है कि आखिरकार ये सब जब कोई चार्जेस है नहीं तो इसको क्यों अंदर रखा हुआ है? देखिए, मुझे बोलने दीजिए बंसल साहब। आपकी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है मैंने। नहीं, कोई मेरी कोई दुखती रग नहीं है, रग तो आपकी दुखती हुई है। वो फड़फड़ा रही है इस समय। अंडर ट्रायल लेने के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह को कभी आपने आतंकवादी बोला? थी नहीं, आज भी आतंकवादी कैसे हो? अरे जब षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया है, साफ जब क्लियर है कि यूपीए सरकार ने एनआईए का गठन किया था इसी काम के लिए कि उनको फ्रेम करके हिंदू आतंकवाद का नाम गढ़ा जाए, और उसी वजह से उन 4 लोगों के नाम से पूरा आतंकवादी बना दिया आपने। आखिरकार मुझे बताइए हुआ क्या? बंसल साहब आपने भरपूर बोला, एक बार बोलने दीजिए, आप मौका दीजिएगा। बोलने नहीं देंगे। मैं परवेज आलम बोलिए, परवेज आलम बोलिए। इन्होंने पूछा, इसके जवाब दिया। मैं मौका दूंगा ना। परवेज आलम आप अपनी बात रखिए। सुमित जी, दूसरा जहां तक नारेबाजी का सवाल है, तो नारेबाजी के सवाल में अभी मुकदमा ट्रायल चल रही है उसकी, और ट्रायल चलने के दौरान ही प्रोसिक्यूशन ने उसे इतना डिले कर दिया कि उनकी सजा पूरी हो गई उस केस में। वो आप जैसे उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल है, वो 2 साल पूरे हो गए। पर परवेज आलम मुझे बताइए, परवेज आलम मुझे बताइए, हम क्यों खींचेंगे? आपने अभी तक गवाह पूरे पेश नहीं कर पाए, मैं डिफेंस क्यों खींचेगा? प्रोसिक्यूशन ने अभी तक पूरे केस परवेज आलम हमको वीडियो दिख रहा है। परवेज आलम आप इस वीडियो को, बंसल साहब एक मिनट, परवेज आलम आप इस वीडियो को कैसे डिनाई कर सकते हैं जहां आदमी हिंदुस्तान में रहकर तालिबान के समर्थन में नारे लगा रहा है, वो तालिबान जो दुनिया भर में आतंकवाद को फैला रहा है? आप बताइए कैसे कह रहा है तालिबान हम आ रहे हैं मोदी के बाद? ठीक है, ये क्या तरीका है? थोड़ी देर ऐसे व्यक्तियों पर आर्गुमेंट कैसे भरोसा हो मान सकता लेता हूं आपकी बात मैं ये मान लेता हूं। देखिए अवस्थी जी, ये 2 धारी तलवार वाली बातें एक अलग होती हैं। सब मेरी बात सुनेंगे? ये 2 धारी तलवार वाली बातें अलग होती हैं। जो फेक इनकाउंटर है, उस इनकाउंटर की वीडियोस जो फुटेज जो आए हैं, उसके लिए इनका कहना है हम जांच कराएंगे। वाह भाई वाह, जब विजुअल दिख रहे हैं वो उसके लिए फेक नजर आ रहे जांच तो होती है। और ये जो नारेबाजी के फुटेज हैं और नारेबाजी के वीडियो हैं, उनको परवेज आलम इस बात का जवाब है आपके पास? इस बात का जवाब दीजिए। एक मिनट बंसल साहब, बंसल साहब सब्र रखिए। अब तो मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, अभी आपके खिलाफ बोल रहा था तो आप मुझ पे चढ़ रही है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अब तो मुझे सवाल पूछने दीजिए। परवेज आलम ये मुझे बताइए, 8 व्यक्ति भागते हैं
एक जेलर की हत्या करके भागते हैं, एक प्रहरी की, और उसके बाद पुलिस उनको घेर लेती है किसी भी तरीके से, कैसे भी। उन पुलिस वालों की मनस्थिति क्या होगी कि उनके एक साथी जिसका गला रेत कर मार दिया गया है, जिसका शव देखकर वो निकले हैं जेल के अंदर से, वो उन आठों को क्या कर देंगे? जिंदा पकड़ेंगे। वो कहेंगे सरेंडर कर दो, घुटने के बल लेट जाओ, हम आपको आगे गिरफ्तार करेंगे। वो क्या करेगा पुलिस वाला पलट के? बताइए मुझे आप, अगर आप उसकी जगह होते आप क्या करते? आपके हाथ में बंदूक होती तो। अरे सुमित जी, अरे सुमित जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपसे ऐसे सवाल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप हमें एक बात बताइए, इनके पास एक भी एविडेंस है इस बात का कि उनकी हत्या उन लोगों ने की है? जिस दिन मैंने मीडिया में सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया था कि पुलिस वालों को जेल पे जाके सबसे पहले हार्ड डिस्क जब्त करना थी, ताकि उस दिन की रात में क्या घटना हुई उसका वो चीज सामने आती। तो आप ये कह रहे हैं कि जेलर की हत्या जब मेरा ये स्टेटमेंट मीडिया में आया तो दूसरे दिन उन्होंने कह दिया जेल के कैमरे खराब। पुलिस को भी सिमी के वकील सिखाएंगे हाउ टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। पुलिस और अपनी जेल की सुरक्षा के लिए भी सिमी के वकील लेना पड़ेगा। परवेज आलम नारे लगा रहे हैं, उनकी पैरवी करने वालों से सरकार को पूछना पड़ेगा कि आखिरकार इनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। मैं मुकेश नायक और मुकेश नायक अच्छे थे तो जेल से भागे क्यों? एक मिनट बंसल साहब, परवेज आलम, मुकेश नायक और विश्वास सारंग। जब आमिर अजमल कसाब की पैरवी के लिए तो भारत सरकार वकील मुहैया करा सकती है, तो मैं इनके लिए वकालत क्यों नहीं कर सकता? ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा एकदम। आप देखिए ये जो सिमी के आतंकवादी मरे उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल थे, सबको वकील मिलता है। बंसल साहब, सबको वकील मिलता है। देश का कानून ये कहता है नहीं, देश का कानून सबको वकील मिलता है। आप रंगे हाथों मर्डर करते पकड़े जाएंगे तब भी आपको वकील मिल सकता है। वकील मिलने वाली बात नहीं कर रहा मैं, वकील मिलते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। देश के तो आप कानून बदल दीजिए भाई, आपकी सरकार है, 282 एमपी है, बदल दीजिए कानून को, संविधान को बदल डालिए पूरे। देश के ऊपर हमले भी करते रहो और उसके बाद उसको सहायता भी देते रहो। बंसल साहब, ये क्या मतलब है? देखिए बंसल साहब, इस देश में रहना होगा तो भारतीय संविधान को मानना होगा। नहीं बिल्कुल, और संविधान को आप भी मानते हैं, लेकिन संविधान परवेज आलम भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ, काजू साहब भी मानते हैं। संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं है। संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं है। नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं है। आज एक नई बात, देश से बड़ा संविधान भी नहीं है। परवेज आलम, मुझे थोड़ा परवेज आलम, मुकेश नायक और विश्वास सारंग बताता हूँ, ये सरकार क्या छिपा रही है। बोलिए आलम साहब, कंप्लीट करिए 30 सेकंड्स में, अपनी बात पूरी करिए। मुकेश, विश्वास सारंग जवाब देंगे। हाँ, मैं एक नई बात बताता हूं जो ये सरकार फैक्ट छुपा रही है। आप सारंग जी से पूछिए, विश्वास सारंग जी से। बंसल साहब तो दिल्ली में बैठे होंगे या इनका कोई कनेक्शन बोलिए। सारंग साहब से पूछिए कि कानून ये कहता है कि, हाँ सुमित जी, कानून ये कहता है कि जैसे ही किसी कस्टोडियल की डेथ होती है या कस्टोडियल को एनकाउंटर में मारा जाता है, उसकी एज सून एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन भेजी जाना चाहिए। इन्होंने अभी तक मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है। क्यों नहीं भेजी? नहीं, ये सारंग साहब जवाब देंगे। सारंग साहब जवाब देंगे। एफआईआर की कॉपी, सारंग साहब जवाब लेट मी कंप्लीट नाउ, लेट मी फिनिश नाउ। देखिए सबसे पहले तो सुमित जी, नहीं, इसी बात में जवाब दीजिए जो कभी उन्होंने पूछा। मजिस्ट्रेट के पास जानकारी भेजी। सुमित जी 100% उनका पोस्टमार्टम हुआ। मैं खुद उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुआ था, कांग्रेस का कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुआ था। और जहां तक आपने बोला कि कानून हर व्यक्ति को वकील मुहैया कराता है, तो परवेज आलम साहब की आत्मा की आवाज क्या कहती है? क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वालों के वकील बने हैं? क्या वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद लगाने वालों के वकील बने हैं? आत्मा की आवाज भी तो थी। और मैं काटजू जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। काटजू जी कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था, एक वीडियो को देखकर। जी विश्वास जी, एक मिनट, मैं एक सवाल जस्टिस काटजू से लेना चाहता हूं। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे वाइंड अप भी करना है जल्दी से, 10 सेकंड में। सुमित जी, हाँ, मैं काटजू साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को वो आतंकवाद की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते? यदि वो मुठभेड़ को फर्जी कहते हैं, यदि किसी भी तरह के सारंग साहब किसी वीडियो को देखकर, समझ गया है ना, भाई पाकिस्तान के समर्थन में नारा नहीं मानते हैं क्या? काटजू साहब, सुमित जी आठ इन्होंने मर्डर किए हैं, 8 मर्डर किए हैं। मैं जवाब दे सकता हूं सारंग साहब, आपकी इजाजत है जवाब देने की? मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, उस पर कई आरोप हैं, फिर भी आप उसको जाके गोली से उड़ा नहीं सकते हैं। ये जो सोच है कि
फलाना आतंकवादी है तो उस पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस जाके एक गोली से मार डालो। ये यही आता है। मुझे बोलने देंगे? अच्छा यही बोले बंसल साहब, नहीं सर आप बीच में ना, मैं आप बोले एक शब्द, कोई अनुशासन आपको होना चाहिए। ये क्या तरीका है? नहीं आप शांत रहें, आपका नंबर आएगा। नहीं ये अनुचित है, नहीं ये अनुचित है। मैं बिल्कुल नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। देखिए अनुचित तो आप बात कर रहे हैं। क्या सारंग साहब, आप देश को सारंग साहब, बंसल साहब, अब आप बात ही नहीं करने देंगे अपने विरोधियों को, क्योंकि आपसे विरोध की आवाजें निकल रही हैं। ये मतलब थोड़ी है कि आपकी सरकार है, आप मंत्री हैं, तो आप दूसरों की आवाज को दबाएंगे सारंग साहब। लेकिन झूठ बोलने अरे भाई मैं तो आपकी तरफ से वीडियो दिखाया। अगर कोई इतना सीनियर आदमी अगर टीवी चैनल में बैठ कर झूठ बोलेगा, कहाँ झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? इस देश का कानून है। अजमल कसाब को भी वकील मिला, पाकिस्तान से आया अजमल कसाब गोली चलाता हुआ पकड़ा गया, उसको भी वकील मिला। अजमल कसाब को भी कोर्ट ने सजा सुनाया, उसके बाद फांसी दी गई। अरे भाई ये तो हिंदुस्तानी लोग हैं। नहीं मुझे बताइए, अगर कोई देश की सुरक्षा एजेंसियां रोजाना आतंकवादियों से लड़ती हैं, आप तमाम अंडरग्राउंड को गोली मार देंगे, गोली मार देंगे आपकी सरकार। नहीं मुझे बताइए कि आपको आप उसे बताइए ना। नहीं हमने नहीं अंडरग्राउंड को गोली मार देंगे, बिल्कुल नहीं, हमने नहीं मारी, क्यों नहीं मारी, कभी नहीं मारी। इस देश के मर्डर के आरोप में गोली मार दीजिए, ये तरीका नहीं है। इस देश में संविधान है, देश संविधान से चलेगा। कम से कम विनोद बंसल की बात हो, आप बंसल साहब अगर वो लोग अपराधी थे, वो अगर आतंकवादी मानते थे, तो उनको क्यों छोड़ा आपकी सरकार ने? इस बात का जवाब नहीं आप लोगों के पास। मेरी सरकार की वाली बात नहीं है, छोड़ा जवाब तो सरकार देगी। आपकी सरकार ने वो जवाब देगी, आवाज दीजिए ना। बैटिंग कर रहे हैं तब से सरकार के लिए आप रॉन्ग नंबर नहीं गलत बात कर रहे हैं। क्यों रॉन्ग नंबर कर रहे हैं? आप बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं। ISO 9000 का सर्टिफिकेशन लेते हैं और उस जेल से 10 आदमी भाग जाते हैं। अजीब स्थिति आपके सरकार की, और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। अजीब हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान है कि बनाना रिपब्लिक है। 8 आतंकवादियों को मार गिराया। नहीं हमने 8 घंटे के अंदर 8 आतंकवादियों को मार गिराया कि नहीं मार गिराया, जांच का विषय। आप क्लेम नहीं कर सकते। अभी आपने कहा कि आप क्लेम नहीं कर सकते। अभी मार गिराया कि फर्जी एनकाउंटर था, इतना होना बाकी है। इसी नोट पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त की कमी है, मैं SMS की जो पोल आए हैं उसके नतीजे आपको दिखा दूं आखिर में जाने के पहले। हमारा आज का सवाल था कि क्या सीमी मुठभेड़ कांड शिवराज सरकार के गले की फांस बन गया है? हजारों की संख्या में मेरे पास SMS आए हैं। 28% हाँ कहते हैं, 72% नहीं कहते हैं। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने। 27% हाँ में जवाब देते हैं, 73% को लगता है कि शिवराज सरकार के गले की फांस नहीं बना है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे। मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।